हेलो फ्रेंड्स, वात्सल्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत में राजद्रोह और देशद्रोह के कानून के बारे में पढ़ेंगे, जो पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं टाइटल लिख देता हूँ यहाँ पे। देशद्रोह, राजद्रोह, जिसको इंग्लिश में हम सेडिशन भी कहते हैं। इसके दोस्तों मैं सबसे पहले एक रूपरेखा बता देता हूँ क्योंकि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, देशद्रोह राजद्रोह की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो इससे संबंधित है, केदारनाथ सिंह केस, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उसको लेके आया है। उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे के राह यानी समाधान के बारे में देखेंगे। मैं एक और केस के बारे में यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी। इसका केस का नाम है अनुराधा भसीन केस, श्रेया सिंघल केस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ऑनलाइन फ्रीडम को लेके। उसके बाद एक राम मनोहर लोहिया केस, जो एक किंवदंती के रूप में मानी जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम देशद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो करंट अफेयर में लगातार बना रहता है, पिछले साल भी बना रहा, और ये मेंस के जीएस 2 पॉलिटी सेक्शन से जुड़ेगा आपका। तो इसको आप देख सकते हैं। आइए हम परिभाषा की ओर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो परिभाषा की ओर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो देशद्रोह का परिभाषा क्या है? देशद्रोह की परिभाषा वो कि कोई बोले या लिखे गए कोई संकेतक, मैं लिख देता हूँ, बोले या लिखे गए संकेत या कोई दृश्य की प्रस्तुति के द्वारा, को लिखे, बोले गए या संकेत कोई दृश्य की प्रस्तुति द्वारा, कोई विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना, जैसे कोई अवमानना, घृणा प्रस्तुत करता है तो उसको देशद्रोह के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी परिभाषा एक बार और मैं डिक्टेट कर देता हूँ दोस्तों। कोई अब बोले, लिखे या कोई संकेत या कोई दृश्य की प्रस्तुति के माध्यम से विधि द्वारा स्थापित कोई सरकार है, उसके प्रति घृणा या अवमानना हम जाहिर करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो उसको देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसी के अंतर्गत एक और अंडरस्टूड बात यह है कि जो सरकार है उसके निर्णय के प्रति, या तो सरकार के कोई निर्णय है, कार्यपालिका की कोई निर्णय है, उसके प्रति अगर नापसंदगी अगर जाहिर करते हैं तो वो देशद्रोह नहीं कहलाएगा। नहीं, देख सकते हैं दोस्तों, एक और इसी के अंदर एक टॉपिक के पॉइंट मान सकते हैं कि सरकार का कोई निर्णय है, कार्यपालिका का कोई निर्णय है, उसके प्रति अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक नापसंदगी जाहिर करता है तो देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। वो केवल बोले, लिखे या संकेत या दृश्य के माध्यम से कोई घृणा और मानना फैलाता है या प्रस्तुत करता है तो उसी के देशद्रोह के अंतर्गत हम रखेंगे। लेकिन देशद्रोह का एक और, इसके प्रस्तावना में एक और आएगा कि जैसे देशद्रोह जहाँ कोई दृश्य, बोले या लिखे गए कोई माध्यम से यह सिद्ध हो कि कोई कृत्य, व्यक्ति द्वारा बोला लिखा गया कोई कृत्य भारत की एकता, अखंडता
संप्रभुता, एकता अखंडता संप्रभुता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है या तो इसको खतरा है, तभी देशद्रोह माना जाएगा। जैसे कोई सिद्ध होना चाहिए लेकिन इसके लिए तभी इसको देशद्रोह के अंतर्गत हम रखेंगे। एकता अखंडता संप्रभुता कोई खतरे में है या इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है तभी इसको माना जाएगा। या तो समाज है, समाज में असंतोष, अशांति, समाज में असंतोष, अशांति या कोई युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध या गृह युद्ध जैसी कोई स्थिति ने जन्म ले लिया है तभी इसको देशद्रोह के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर एक और जानना दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि देशद्रोह का अगर गलत तरीके से उपयोग होता है, गलत तरीके से उपयोग, तो ये हमारे आर्टिकल 14, 19 और 21 का भी वायलेशन या उल्लंघन हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार ऐसा करती है कि उसके कोई एडिटर हो गया, जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल के कोई सरकार के विरुद्ध बोल दिया तो हो सकता है कि उस पर देशद्रोह लग जाए, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। अगर समाज में असंतोष, अशांति, कोई युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है तभी उसको देशद्रोह के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। अगर देशद्रोह का दुरुपयोग होता है तो हमारे असमानता के अधिकार, हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार, हमारे जीवन के जीने के अधिकार जो है उसके विरुद्ध हो सकता है, उसका हमारा उल्लंघन हो सकता है दोस्तों। इसको व्यापक लोक व्यवस्था के उल्लंघन पर ही लिख देता हूँ, व्यापक लोक व्यवस्था के भंग होने पर ही देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए, या तो देशद्रोह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, रूपरेखा के अनुसार अगर चलें तो केदारनाथ सिंह केस, इसमें हुआ ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट थे कुछ गाइडलाइंस जारी की थी देशद्रोह को लेकर। इसके माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि देशद्रोह के कानून कैसे और किस आधार पर लगाए जाने चाहिए, किस आधार पर नहीं लगाए जाने चाहिए। होता यह है कि सरकार जो सत्तारूढ़ दल होती है वो अपने विपक्षी दल के कोई नेता पर या तो विपक्षी दल का कोई कार्य करता है उस पर अगर वो सरकार के कोई विरुद्ध भी बोलती है तो उस पर देशद्रोह के कानून लगा देते हैं, यानी सेडिशन लगा देते हैं, सेडिशन। लेकिन ये व्यापक ये महत्व के नहीं होते क्योंकि सरकार अपना अवमानना के कारण ही इसको लगाती है। मैंने जैसे आपको पिछले स्लाइड में बताया कि कोई लोक व्यवस्था का उल्लंघन हो गया हो, भंग हो गई हो, भारत की एकता अखंडता कोई प्रश्न चिन्ह लगा हो, खतरा हो, तभी इसको लगाना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का केदारनाथ सिंह केस में एक गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी को पढ़ते हैं। तो इसमें कहा यह गया था कि केवल तब लगाया जाए सेडिशन जब किसी कृत्य को लेकर या कोई गतिविधि को लेकर समाज में व्यापक हिंसा, अशांति फैली हो। अब देख सकते हैं दोस्तों, समाज में कोई व्यापक हिंसा अशांति फैल गई हो, लेकिन केवल जब कोई स्टेटमेंट दिया है, जैसे कोई विपक्षी कोई नेता हो गया, कोई कार्यकर्ता होगा, वो सिर्फ स्टेटमेंट दिया है और समाज में ना तो हिंसा फैली है ना अशांति फैली है, तो उस पर देशद्रोह का कानून नहीं लगाया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ स्टेटमेंट के बिना पर ही हिंसा और अशांति नहीं फैली है तो उसमें देशद्रोह नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर हिंसा फैल गई है किसी क्षेत्र में, कुछ अशांति फैल गई है, तो उस पर सेडिशन जरूर लगेगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ स्टेटमेंट देने पर ही सेडिशन नहीं लगाया जाएगा।
जब अशांति फैली हो, हिंसा, व्यापक उग्रवाद फैला हो, तभी उस पर लगाया जाना चाहिए। लोक व्यवस्था भंग हुई तभी लगाया जाना चाहिए, अन्यथा इसको नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर फिर भी लगाया जाए तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 14, 19 या 21 का दुरुपयोग होगा, जो असहनीय है और वो व्यापक महत्व के नहीं होंगे। तो आगे एक और कुछ गाइडलाइंस, नंबर 1 थी, ये दूसरा है। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, फंडामेंटल राइट सेडिशन और फंडामेंटल राइट्स के बीच संतुलन की आवश्यकता है दोस्तों। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समझा और ये फंडामेंटल राइट्स और सेडिशन में संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। वो हमारे आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(6) का उल्लंघन कर सकता है अगर बिना किसी व्यापक मुद्दे के अगर या महत्व के अगर लगाया जाए। युक्ति युक्त निर्बंधन इसके जरूर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइंस दी जो इस प्रकार है। कोई प्रशासन हो गया, उसकी कार्यप्रणाली पर दोस्तों अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, कोई उसको अमान्य करता है या कोई उसको नापसंदगी जाहिर करता है तभी उस पर देशद्रोह लगाया जाना। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी। प्रशासन कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, अमान्य या नापसंदगी जाहिर करता है, तो इस पर देशद्रोह नहीं लगना चाहिए। सेडिशन, नापसंदगी जाहिर, मैं पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था कि नापसंदगी सिर्फ जाहिर करने से सेडिशन नहीं लगाया जाना चाहिए। कभी कभी होता यह है कि कोई प्रशासन की कोई कार्यप्रणाली पर नापसंदगी भी जाहिर कर दे तो उस पर सेडिशन लग जाता है, तो ये सही नहीं है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि देशद्रोह केवल तब हिंसात्मक भावना फैल गई हो या अखंडता और एकता को खतरा हो तभी सेडिशन लगाया जाए, वरना केवल स्टेटमेंट की बिना पर बिल्कुल भी कतई नहीं लगाया जाए। जैसे राज्य के एक और है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, राज्य के विरुद्ध अगर कोई नारेबाजी करता है, कोई साहित्य पढ़ता है, भले ही ये साहित्य पढ़ता है और कोई, भले ये हो सकता है कि प्रथम दृष्टया राज्य विरोधी, लेकिन इसके सिर्फ इसी के बिना पर सेडिशन नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब देख सकते हैं कि व्यापक अगर कोई हिंसा उमड़ गई हो, कोई अखंडता या एकता को खतरा हो, तभी उसके बाद लगाया जाना चाहिए, अन्यथा सिर्फ इस बिना पर कि खतरा उमड़ सकता है, इस पे बस नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका विश्लेषण अगर हम करें तो विश्लेषण टाइटल डाल देते हैं। विश्लेषण अगर करें तो हम पाते हैं कि जो कार्यपालिका के निर्णय हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया था, ये एक रीजन ही हो रहा है आपका। कार्यपालिका के निर्णय की सिर्फ निंदा कर रहे हैं तो सेडिशन नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई सेडिशन लगाता है दोस्तों, राज्य के अगर कोई अधिकारी सेडिशन लगाता है या राज्य कोई सेडिशन लगाता है, तो तार्किकता के आधार पर हो, युक्ति युक्त हो, रीजनेबल हो दोस्तों, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, मैलाफाइड ना हो, यही राज्य से आशा की जाती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक केस की मैंने जिक्र किया था। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगले स्लाइड पर ये है कि एक केस है अनुराधा भसीन केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप मार्क कर लीजिएगा प्लीज। अनुराधा भसीन केस है एक्चुअली इंटरनेट का अधिकार के लिए, जैसे आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट्स है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
इंटरनेट का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत एक फंडामेंटल राइट्स हैं। वह ये था कि एक महिला थी, इंटरनेट पर एक सरकार के विरुद्ध एक सरकार के निर्णय के विरुद्ध एक शायद उन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया था, उसको लेके उन पर सेडिशन लगा दिया गया था। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक माना और वो चार्जेस हटा दिए। तो इसीलिए अनुराधा भसीन के इस नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। उस पर एक और केस है श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस ये ऑनलाइन फ्रीडम पर है दोस्तों, राइट टू ऑनलाइन फ्रीडम। इसके आधार पर यानी कोई ऑनलाइन, इसमें कहा गया कि अगर कोई ऑनलाइन सरकार के निर्णय के विरुद्ध नापसंदगी जाहिर करता है तो उसको सेडिशन नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यापक हिंसा हो गई हो, अशांति फैल गई हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई हो, तब भले ही लगाया जाएगा। लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि ऑनलाइन किसी ने कुछ लिखा है, कुछ ज्ञापन डाला है, सिर्फ उसी आधार पर नहीं लगाया जाना चाहिए। और कुछ विश्लेषण कुछ इस प्रकार हैं कि देख सकते हैं कि राजद्रोह का जो कानून है, राजद्रोह के कानून को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसलिए क्योंकि इसका दुरुपयोग सरकार कर सकती है, इसका दुरुपयोग सरकार कर सकती है। इसलिए अगर न्यायिक समीक्षा हो तो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 19 से मिला हुआ है उसका संरक्षित कर सकती है। तो इस प्रकार न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उसको जरूर रखा जाना चाहिए। और ये बताया गया कि जो सेडिशन है एक पक्षीय आधार पर, एक पक्षीय आधार पर कतई नहीं लगाया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, तार्किकता उसका आधार होना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं और एक महत्वपूर्ण केस दोस्तों बलवंत सिंह वर्सेस भारत सरकार के अंतर्गत आया। बलवंत सिंह वर्सेस भारत सरकार। इसमें कहा गया ये दोस्तों की जो राज्य की नीति है, राज्य कोई अगर नीति बनाती है, राज्य कोई नीति बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, उसका अगर कोई निंदा करता है, उसे नापसंदगी जाहिर करता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, उसको राजद्रोह के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। और ये मैं पहले भी बता चुका था, एक बार रिवीजन ही है, केस के थ्रू भी मैंने और बता दी। और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक और आता है दोस्तों, जिसको हम हेट स्पीच बोलते हैं। हेट स्पीच आजकल देख सकते हैं कि हेट स्पीच भारत में बहुत बढ़ रहा है। कोई भी कट्टरता, कोई असहिष्णुता, कोई धर्म, जाति, लिंग को लेकर बहुत ही अभद्र स्पीच अगर कोई देते हैं तो उसको हेट स्पीच के अंतर्गत रखा जाता है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई घृणात्मक कार्य या वाचन, कट्टरता, असहिष्णुता का भाव उत्पन्न, कोई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर घृणात्मक कार्य या वाचन, कट्टरता, असहिष्णुता उत्पन्न होना ही और उसको एक बोलना या जाहिर करना ही हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। एक राम मनोहर लोहिया केस के बारे में मैंने आपको बताया था, राम मनोहर केस। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारी कानून व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, सुरक्षा और संप्रभुता है, उसको इंटीग्रेट यानी उनके बीच समन्वय किया जाए। जैसे आप एक वो देख सकते हैं कि ये हमारी कानून व्यवस्था हो गई, कानून व्यवस्था
लोक व्यवस्था स्टूडेंट्स, इसके अंदर आता है सुरक्षा और संप्रभुता। यानी हमारे 3 पिलर्स हैं, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया में ही इसीलिए कहा गया कि हेट स्पीच जो किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर दिए जाते हैं, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में जरूर रखा जाए। कानून व्यवस्था उससे बिगड़ सकती है, लोक व्यवस्था पे आँच आ सकता है, सुरक्षा और संप्रभुता पे खतरा आ सकता है, तो इसका जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन दोस्तों, कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है कि छोटे मोटे केसेस में, छोटे मोटे जो केस है उन विषयों पर सेडिशन नहीं लगाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे, मैं पहले बता चुका हूँ, फंडामेंटल राइट्स का हमारा वृहद रूप में उल्लंघन हो सकता है उसका। एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के मामलों में ही लगाया जाए, व्यवस्था, अखंडता, एकता के मामलों में ही लगाया जाए दोस्तों, अन्यथा नहीं लगाया जाए। अब आगे की कुछ राहें हैं दोस्तों, आगे की कुछ राह के बारे में, राह या समाधान के तौर पर देख सकते हैं कि जो सेडिशन बना था दोस्तों, सेडिशन जो है वो, सॉरी, आईपीसी सेक्शन 124A है दोस्तों। ये अभी बीएनएस है हमारा, बीएनएस में ये 152 में आ गया है। आप जानते होंगे बीएनएस में एक अभी संशोधन जो कानून व्यवस्था में हुआ है वो अब बीएनएस बना है, तो 152 सेक्शन में आया है वो। जो हमारे सेडिशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत आपराधिक जो तंत्र हैं वो औपनिवेशिक काल के हैं हमारे, औपनिवेशिक काल के हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दंडात्मक अधिक है दोस्तों, दंडात्मक ज़्यादा है जबकि सुधारात्मक कम। देख सकते हैं दंडात्मक सुधारात्मक, आप से समझ सकते हैं कि हमको दंड कम देना है, सुधारना लोगों को ज़्यादा है। तो अभी के आधुनिक 21वीं सदी में हमको दंडात्मक ना होते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो हम अगर चाहें तो सेडिशन में संशोधन की ओर जा सकते हैं दोस्तों, संशोधन देख सकते हैं, इसका संशोधन की आवश्यकता ज़रूरी रूप से महसूस होती है, तो इसको हम ध्यान में बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो हमारे कानून हैं, कानून बहुत पुराने, लगभग 19वीं सदी के दोस्तों, 19वीं सदी के कानून हैं, लेकिन इसमें 20वीं सदी के मानसिकता विद्यमान है, मानसिकता है। लेकिन हम देख सकते हैं उसमें 19वीं सदी के कानून और 20वीं सदी की मानसिकता को लेकर दोस्तों हम 21वीं सदी में नहीं जी सकते हैं, तो इसमें संशोधन, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, अमेंडमेंट बिल्कुल होने चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप देख सकते हैं मैंने आगे की राह के बारे में बताया, आपको कंक्लूजन बताया, कुछ बलवंत सिंह वर्सेस भारत सरकार जो केस है उसके बारे में मैंने बताया, आपको अनुराधा भसीन केस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, श्रेया सिंघल केस के बारे में मैंने बताया, और इसके विश्लेषण किया हमने कानून का, फंडामेंटल राइट और सेडिशन के बीच क्या संबंध है मैंने वो बताने की कोशिश की। केदारनाथ सिंह जो एक किंवदंती के रूप में सेडिशन लॉ में देखा जाता है, मैंने उसके गाइडलाइंस की चर्चा की, मैंने देशद्रोह की परिभाषा के बारे में आप सभी को अवगत कराया। और अब देख सकते हैं दोस्तों परिभाषा, केदारनाथ सिंह के विश्लेषण और कुछ केसेस जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।